मूल्यांकन एवं प्रभाव, इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला आज से 11 सितंबर तक चलने वाली है और आज इसके उद्घाटन समारोह में आप सभी महानुभाव उपस्थित हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो अपना गणित है वह उसका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है और आजकल तो एडवांस्ड मैथमेटिक्स है, उसमें बीए और उसके पश्चात का जो गणित है वो तो बहुत ही व्यापक है, उसकी कोई तुलना नहीं है। पूरे विश्व में रिसर्चेस हो रही हैं और कितना व्यापक है इसको हम जल्दी अनुमान में नहीं लगा सकते, बहुत व्यापक है। परंतु जहाँ से यह गणित प्रारंभ हुई है वह भी अपने आप में एक अनुभव का अनूठा क्षेत्र है कि विकास कहाँ से हुआ और कहाँ से विकास होकर के यह हमारे तक पहुँच पाया है। हम जानते हैं कि इसका विकास वेदों से हुआ है। वेदों में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो कि गणित के संबंध में बहुत सी बातें बताते हैं और इससे प्रकट होता है कि उसमें भी गणित बहुत विकसित थी और उसके पश्चात के जो ग्रंथ हैं उसमें तो निश्चित रूप से गणित की उतनी बातें कही गई हैं जो कि हम जल्दी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसके पश्चात जो विकास हुआ वो दोनों धाराओं में, माने वैदिक धाराओं में भी और जैन धारा में भी, बौद्ध धारा में भी विकास उसका होता रहा। सभी ने भिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोगों ने एक समान रूप से गणित को तो स्वीकार कर लिया, मगर गणित के क्षेत्र में ये सभी लोग एक हो गए। ये कितनी बड़ी बात है। और आज भी हमारे समक्ष पाली प्राकृत में और अन्य संप्रदायों में और अन्य संप्रदायों के संस्कृत में भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं और बहुत से ऐसे ग्रंथ जो विलुप्त हो गए हैं, परंतु उनके उदाहरणों से हम ये पता लगाते हैं, जान सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर कार्य होता रहा है। यहाँ पर आवश्यकता यह है कि हम उस धारा को, उस चैन को जहाँ से वो चली आ रही है उसको भी हम रेखांकित करें। यह हमारा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जितने प्रकार के प्रमेय विकसित हुए हैं उन प्रमेयों को यहाँ के ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने नाम नहीं लिया। यहाँ की परंपरा थी, इतने निष्पृत है वे लोग कि उसका नाम देना जरूरी नहीं समझते थे। प्रमेय का विकास कर दिया, गणित का विकास कर दिया, परंतु किसने किया पता नहीं है। पाश्चात्य की जो गणित है उसमें एक परंपरा थी, जिसने भी उस प्रमेय का विकास किया उसके साथ साथ नाम दे दिया। टालमी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय है, ये नाम मात्र चला रही है, उनकी परंपरा थी। परंपरा के कारण से हम ये जानते हैं कि उस प्रमेय टालमी ने विकसित किया है, उस प्रमेय को पाइथागोरस ने विकसित किया है। मगर बौधायन ने इस प्रमेय को विकसित किया, इसने नाम नहीं दिया, काम नहीं किया, परंतु नाम नहीं दिया। नाम न होने के कारण से वो किसने विकसित किया हम जान नहीं पाते। परंतु अगर उन्होंने नाम न दिया हो तो क्या मतलब कि महत्वहीन हो जाता है? ऐसा तो नहीं है, महत्वपूर्ण तो तब भी है। अब हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि जिन चीजों को हम पढ़ते पढ़ाते हैं वो कहाँ से चली आ रही हैं, इसको स्रोत का अन्वेषण करें, इसके स्रोत का अध्ययन करें, तो हम ये पाते हैं कि जब हम जहाँ से चली आ रही वो चीज़ है तो वो विभिन्न रूपों में थी। यानी गणित ही एक ऐसा विषय जिसमें कि जो निर्णय है ना, निष्कर्ष, वो कभी बदलता नहीं है। बाकी समाज विज्ञान के अन्य जो निष्कर्ष बदल जाते हैं, समाज विज्ञान के, राजनीति के, लॉ के जो निष्कर्ष बदल जाते हैं, परंतु गणित के निष्कर्ष बदलते ही नहीं। गणित में 2 तो 4 तो रहेगा ही, कभी भी बदल नहीं सकता। भाषा बदल सकती है, कहने की पद्धति बदल सकती है, उसका निरूपण की प्रक्रिया बदल सकती है, परंतु जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन, वो तो बदल ही नहीं सकता। इसलिए प्राचीन काल से जो गणित चली आई उसको हम जब मिलान करके देखते हैं तो पाते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही निष्कर्ष उन्होंने दिया है। अब तक प्राचीन काल से जितने भी गणित के निष्कर्ष प्रमेय विकसित हुए हैं उनके निष्कर्ष में हम या कोई भी गलती नहीं निकाल पाया। वो कैसे विकसित हुए बात अलग है, निष्कर्ष बिल्कुल ठीक वही है जो कि आजकल के आधुनिक गणित पढ़ाया जाता है। आधुनिक गणित में जो निष्कर्ष पढ़ाए जाते हैं निष्कर्ष वही निकलता है। अब प्राचीन में उसको श्लोकों में कहा गया है और उसको जो उनकी अपनी पद्धति उसमें कहा गया है, तो वो पद्धति बदल सकती है, परंतु निष्कर्ष में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो हमारे लिए ये करना जरूरी हो गया, और कम से कम आज के युग में ये करना जरूरी हो गया है कि जो प्राचीन काल से हमारी डोर बनी हुई है उसको हम क्यों ना आज के लोगों को रेखांकित करें, बताएं कैसा क्यों हुआ है। इसलिए प्राचीन गणित और वैदिक गणित का जो विषय है वो धीरे धीरे बहुत व्यापक होता चलता है। हम जब वैदिक गणित की बात करते हैं तो ये पाते हैं
कि उसमें कुछ जो भी बातें कही गई हैं, उसके साथ साथ जो प्राचीन गणित में बातें कही गई वो बहुत ज्यादा व्यापक हैं। यानी वैदिक गणित से भी बहुत व्यापक प्राचीन गणित है। प्राचीन गणित में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि वैदिक गणित में नहीं कही गई। तो इतना व्यापक है वो कि जिसको हम किसी एक पुस्तक में बांध नहीं सकते, इतना व्यापक है। अब बताइए, इतना व्यापक अगर कोई चीज हो और भारत में विकसित हुई, इंडिया में विकसित हुई हो, तो इंडिया में विकसित होने वाली वह चीज जो कि यहाँ की, उसको विकास करने की जिम्मेदारी किसकी है? निश्चय ही हमारी है, इंडियंस की। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि भारत में जो चीज विकसित हुई उसको बढ़ावा देने का काम कोई अन्य करेगा। उसको बढ़ावा देने की काम हमारी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उसका अधिक से अधिक प्रसार हो, उसका अधिक से हम बातें कर सकें। हम यहाँ पर जो कार्यशाला आपके सम्मुख रखने वाले हैं, उसमें हमारा ये कोई भी क्लेम नहीं है कि हम आपके लिए कोई ऐसी बात दे पाएंगे जो कि आपको मालूम ना हो। आपको सब बातें मालूम है। यहाँ पर गणित के बहुत से विद्वान बैठे हुए हैं, सभी गणित के विद्वान बैठे हुए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है यहाँ पर कि बहुत से विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो उन सबको और छात्रों को भी हमारा ये कोई क्लेम नहीं है कि जो आप पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं उसके अलावा कोई नई बात दे पाएंगे, ऐसा हमारा क्लेम नहीं है। परंतु इतना जरूर है कि जो बात आप पढ़ते हैं उसका अप्रोच भिन्न प्रकार से, अप्रोच माने हम उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। आपने जिस चीज को अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है या पढ़ते हैं, आपने जिस चीज को अपने फार्मूले इत्यादि को अपने गणित के पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है या पढ़ते हैं, उसका अप्रोच किस प्रकार से प्राचीन काल में किया गया है, उसकी प्रस्तुति किस प्रकार से की गई, उसका मोड क्या है, उसकी पद्धति क्या है, ये किस प्रकार प्रस्तुत है, और उसका विकास क्रम किस प्रकार से हुआ, और उन्होंने उसको जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो किस प्रकार के हैं। तो अगर हम उसके अप्रोच को या पद्धति को भी हम अवगाहन करते हैं और उसका जो उदाहरण इत्यादि हैं उनको अगर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो आपको निश्चय ही लगेगा कि कोई नई बात मिली। यानी फार्मूले आप जानते हैं, उसके पश्चात भी आपको लगेगा कि कोई नई बात प्राप्त हुई। इसलिए हम उसकी दृष्टि से अपनी बातें कहते हैं। हमारा ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं है कि हम कोई नई बात कहेंगे, परंतु अप्रोच तो नया है, निश्चित रूप से नया है, और वो जो कि वहां से जुड़ा हुआ है उसको अगर हम साथ में ले लें तो बहुत बड़ी बात होती है। एक दो बातें हम आपके समक्ष कह सकते हैं। हम ये जानते हैं या कि कोई भी जो वर्ग संख्या होती है, उस वर्ग संख्या, सुनिए आप यहाँ पर आ जाएं, आपको दिक्कत हो रही है, यहाँ पर उससे उसके आगे आने वाली जो वर्ग संख्या उसके बीच में कितनी दूरी होती है। जैसे 5 का वर्ग है, उसके पश्चात 6 का वर्ग है, तो 5 और 6 के वर्ग के बीच में 5 और 6 के वर्ग के बीच में कितनी दूरी होगी। ये बहुत ही साधारण सा फार्मूला है, सब लोग जानते हैं। उसमें कहा है कि n + n + 1, ये अगर फार्मूला लगा दिया जाए तो किसी भी संख्या के आगे वाली संख्या के वर्ग संख्या पता चल सकती है। जैसे 5 का वर्ग है तो 5, ये n माने ये संख्या नंबर हुआ, तो 5 का जो वर्ग है उसके आगे हम 5 + 5 + 1, 5 + 5 + 1 यानी 11 को अगर जोड़ दें तो आगे 5 के वर्ग में अगर 11 को जोड़ दें तो 6 के वर्ग संख्या निकल आएगी। 6 के वर्ग में अगर हम 6 + 6 + 1 जोड़ दें तो 7 का वर्ग आ जाएगा। 7 के वर्ग में अगर 7 + 7 + 1 जोड़ दें तो उसके पश्चात 8 का वर्ग आ जाएगा। सब लोग जानते हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसी नई चीज नहीं जो कि आप लोगों को ना मालूम हो। बच्चों को भी मालूम है, 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को भी ये बात मालूम है, और उसमें आता है कि ऐसा करने से आगे वाली वर्ग संख्या निकल आती है, और बच्चों को उसका प्रूफ भी मालूम है। जितने भी सब माननीय अध्यापक हैं सब जानते हैं, उसको प्रूफ भी जानते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। परंतु इसके साथ साथ हमारे जो एक प्राचीन बहुत से गणित हैं, उन गणित में एक उदाहरण दिया गया है, और उदाहरण ये है, हिंस्र प्राणियों से विरहित, अनेक वृक्षों से सुशोभित उद्यान में विराजमान कुल तपस्वियों के वर्गमूल जितने तपस्वी वृक्षों के नीचे योग साधना में लीन थे। शेष का 1/10, पुनः शेष का वर्गमूल, पुनः शेष का 1/9, पुनः शेष का वर्गमूल, पुनः शेष का 1/8, पुनः शेष का वर्गमूल, पुनः शेष का 1/7, पुनः शेष का वर्गमूल, पुनः शेष का 1/6, पुनः शेष का वर्गमूल, पुनः शेष का 1/5, पुनः शेष का वर्गमूल,
ये उन तपस्वियों के 12 खंड थे जो काव्य, प्रवचन, धर्म, प्रमाण, राजनीति, विद्या, वाद, छंद, ज्योतिष, मंत्र, अलंकार तथा शब्दशास्त्र, इन 12 भेद वाले शास्त्रों में कुशल थे। इनके अलावा 12 मुनि और थे। बताओ कुल कितने मुनियों की सभा की? ये प्रश्न किया है आज से 1300 वर्ष पहले महावीराचार्य ने ये प्रश्न किया है। ये प्रश्न किया है। तो ये लगता होगा आपको कि कितना भारी भरकम प्रश्न है, कितना भयंकर प्रश्न है कि ये इस प्रश्न का जवाब कैसे होगा। परंतु इस प्रश्न का जो जवाब है वो इतना आसान है कि जो आपने पढ़ रखा है, ये जो मैंने अभी आपके समक्ष चर्चा की है, उस चर्चा से ये बात आसानी से हल हो जाती है। क्योंकि उन्होंने वही नियम जान लिया था या वही नियम बताना चाहते थे जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। n+n+1 इसको जोड़ने से आगे का वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। ये वाला जो नियम है वो इन्होंने इस में प्राप्त कर लिया और इससे उनको पता लगा कि ये इन्होंने उदाहरण विकसित किया। उन्होंने उदाहरण ये विकसित किया और उस उदाहरण में अगर हम ये मान लें कि 100 है, मान लीजिए कि 100 वर्ग संख्या है, तो उससे पहले वाली वर्ग संख्या कितनी होगी? 100 एक वर्ग संख्या है, उससे पहले वाली का मतलब 9 की वर्ग संख्या कितनी होगी? 81 होगी। तो वो इन दोनों के बीच में 9 की वर्ग संख्या और 10 की वर्ग संख्या के बीच में कितनी दूरी होगी? स्पष्टतः 9 + 9 + 1 अर्थात 19 की दूरी होगी। तो इन्होंने जो 9 + 9 + 1 है उसको इन्होंने ऐसे प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 100 का वर्गमूल को घटा दीजिए। 100 का वर्गमूल कितना हुआ? 10 हुआ। तो 100 के वर्गमूल में से 10 को घटा दिया, अब बचा 90 यानी 90 बचा। और 90 में 1/10 को कम कर दीजिए, तो 90 में 1/10 उनको घटाने से 9 हो गया। तो 10 और 9 इन दोनों को कम कर दिया तो निश्चित ही एक नई वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अगर हम इसमें से 10 को कम कर दें और 1/10 को कम कर दें तो निश्चित ही एक नई वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इनको पता, तभी कह रहे बार बार कि ऐसा करने से फिर वर्गमूल आ गया, ऐसा करने से फिर वर्गमूल आ गया, मतलब वर्गमूल हो सकता है इसका, है ना? ऐसा करने से वर्गमूल इसका हो सकता है। तो ये चीज इन्होंने की। तो ये बात जो है इन्होंने कि 10 और 9 को घटाने से फिर वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसको उन्होंने इस प्रकार से कहा है। तो 10 क्या है? 10 है n+1, 10 n है और +1 को 10 हो गया, और 1/10 को घटाने से 9 क्या है? वही n है। तो n + n+1 इन दोनों को घटाने से तो वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ऐसा करने से हम धीरे धीरे चलते हुए अंत में वहां पहुंच जाते हैं जिन्होंने आगे बताया। इन्होंने अंत में कहा कि 12 बचते हैं और 12 बचते में आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर कर लें तो पता चल जाएगा ऐसा। तो इस प्रकार से ऐसा प्रश्न है, मैंने आपके समक्ष उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको मालूम ना हो, परंतु प्रश्न कितना बेजोड़ है, प्रश्न कितना बेजोड़ है। अगर आप इस प्रश्न को बताएं लोगों के सामने तो कितना मनोरंजक है। इस प्रकार से अपनी बातों को आप उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ये नई चीज है, अप्रोच वाली चीज है। मैंने ये भी कहा आपको कि जो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको कि यहाँ के लोगों ने उसका नाम नहीं बताया, ना अपना जो आविष्कार किया, गणित के प्रमेयों का आविष्कार किया, परंतु उन्होंने नाम नहीं लिखा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं अपने यहाँ पर। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका जोड़ कितना होगा, है ना? तो लोग प्राय 1 को 2 से जोड़ते हैं, 2 को 3 से जोड़ते हैं, 3 को 4 से जोड़ते हैं, ऐसा करके 10 तक पहुँचते हैं और तब बताते हैं। परंतु आप सब लोग जानते हैं, आप सब गणित के विद्वान हैं, सब जानते हैं कि इसका जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन मेथड क्या होता है और प्रोग्रेशन मेथड से उसका जो अंतिम परिणाम होगा वो क्या होगा, ये सब लोगों को मालूम है। ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो कि मालूम ना हो। तो यहाँ पर आज से लगभग 150 वर्ष पहले एक जर्मन दार्शनिक थे, फ्रेडरिक गॉस, जर्मन गणितज्ञ थे फ्रेडरिक गॉस। तो जो गॉस थे उनके बचपन की कहानी आई कि वो जब 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे या इससे पहले भी कोई होंगे, पढ़ रहे थे, छोटे से थे, तो वहाँ उसमें के जो मार्ट साहब हैं उन्होंने कहा कि उनको कुछ थकान लग रही थी और ये सोचा कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसलिए कोई ऐसा सवाल दिया जाए जिससे कि ये कुछ इस काम में लग जाएं और लग करके मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगी। कहानी में इसी तरह लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगी, इसलिए वो कोई कठिन सवाल देना चाह रहे थे। तो बच्चों से कहा कि बच्चों बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका योग क्या होगा। तो बाकी जितने बच्चे हैं
वो सब के सब 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से ऐसा जोड़ने में लग गए। तो उसी बीच में जो छोटा सा बच्चा था गॉस, वो उठ खड़ा हुआ और कहता है कि मैंने कर लिया मास्टर साहब, मैंने कर लिया। तो हेडमास्टर साहब जो है वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा मैं तो थोड़ा आराम करने की बात सोच रहा था, इसने कहता है मैंने कर लिया। तो कहानी में लिखा है कि वो उसने पूछा कि तूने कैसे कर लिया शैतान, कैसे कर लिया? तो उस कहानी में लिखा है कि उनको एक प्रमेय सूझ गया था। गॉस को बचपन में प्रमेय सूझ गया था। और प्रमेय क्या था? प्रमेय ये था कि 10 को 1 से जोड़ें तो क्या बनेगा? 11। और फिर 9 को 2 से जोड़ें तो क्या बनेगा? 11। फिर 8 को 3 से जोड़ें तो क्या बनेगा? 11। 7 को 4 से जोड़ें तो क्या बनेगा? 11। इस प्रकार के 11 के 5 जोड़े बनते हैं। 11 को 5 जोड़े बनते हैं और 11 × 5 = 55। 11 × 5 = 55 हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये सवाल हमको निकल गया, मिल गया मुझको। ये बात उस किताब में लिखी हुई है और इस कहानी को पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में ये कहानी पढ़ाई जाती है कि इस प्रकार से उनके दिमाग में आया और उन्होंने बात हल कर ली। ऐसा पूरी दुनिया जानती है, गॉस के नाम से पूरी दुनिया जानती है इस बात को। मगर आज से 1300 वर्ष पहले श्रीधराचार्य नाम के विद्वान हुए, श्रीधराचार्य। और श्रीधराचार्य के विषय में कहा जाता था कि उनका जो महत्व है या ख्याति है वो आमलय हिमालय थी। मलय से लेके हिमालय तक, मलय से लेके, मलय माने दक्षिण भारत और हिमालय माने उत्तर भारत। तो दक्षिण भारत से लेके और उत्तर भारत तक उनकी ख्याति थी। ऐसी ख्याति थी उनकी, इतने बड़े विद्वान गणित के थे वो, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी, श्रीधराचार्य ने जो पुस्तक की, उसमें उन्होंने सबसे पहला श्लोक वही लिखा है जो गॉस को प्रमेय के रूप में सूझ गया। जो गॉस को, जर्मन दार्शनिक को प्रमेय के रूप में सूझ गया, उसको उन्होंने सबसे पहले लिखा है। सैक पदाहद पददलम एकादि चयन संकलितम, ये उन्होंने श्लोक लिखा सबसे पहला। त्रिशतिका का सबसे पहला श्लोक यही है कि ऐसा करने से वो संकलित माने उन सबका संकलित तैयार हो जाता है। तो उन्होंने जो प्रमेय दिया वो तो उन्होंने श्लोक में दिया है और उस श्लोक को हम आधुनिक गणित में जैसा बोला जाता है उस गणित में कर सकते हैं। जो उन्होंने श्लोक दिया है उसको हम आधुनिक गणित में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आधुनिक गणित में अगर हम कन्वर्ट करें तो होगा कि n/2 मल्टीप्लाइड n+1 ब्रैकेट में, n+1 ब्रैकेट। तो ऐसा करने से वो संकलित नहीं करा। तो आप 10 तक लेते हैं, 10 की संख्या को लेते हैं तो n हो गया 10, है ना। तो 10/2 माने 5 हो गया और ब्रैकेट में n माने 10 + 1 माने 11, 11 हो गया। तो 5 को 11 से गुणा किया तो 11 × 5 = 55 हो गया ना। तो वही बात उन्होंने लिखी, वही बात, ठीक वही n/2 वाली बात जो है, जो कि आजकल के लोग कहते हैं n/2 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में n+1, यही बात उन्होंने अपने श्लोक में लिखी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा होने पर क्या ये प्रचारित नहीं होना चाहिए कि त्रिशतिका में जो गणित है, त्रिशतिका में जो गणित है वो ठीक उसी प्रकार की है या गॉस ने जो सोचा है उतने ही महत्व की है? ये प्रचारित नहीं होना चाहिए। गॉस की कहानी को पूरी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि लोगों ने प्रचारित किया है, उसको इसलिए जानती है। लोगों का मेहनत लगी है, प्रचारित करने में अमली बनने लगती है, प्रचार तंत्र होता है। प्रचार तंत्र के कारण से लोग उसको जानते हैं, लोगों ने प्रचारित किया, लोगों को अच्छा लगा पूरी दुनिया को, इसलिए उसने प्रचारित कर दिया। परंतु ये बात जो बौधायन ने जो इन्होंने लिखी त्रिशतिका ने, वो भी उसी स्तर की है, उसी प्रकार की है, मगर ये कोई नहीं बताता कि ये श्रीधराचार्य का प्रमेय है। ये बात कोई नहीं बताता, उतनी महत्वपूर्ण है। तो मैं ऐसी कुछ बातें बताना चाह रहा था जो कि उतनी ही महत्वपूर्ण है, परंतु ये होना चाहिए, प्रचारित होना चाहिए। इसी प्रकार से बौधायन और पाइथागोरस की बात तो बहुत ज़्यादा होती है, आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा होती रहती है, तो उसको हम नहीं लेंगे। यही एक दो उदाहरण हम इसमें करना चाह रहे थे कि इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कि प्राचीन काल से आई हैं और उसका प्रचार मिलना चाहिए। हमने इस उद्देश्य के लिए इन चीज़ों का प्रचार यहाँ पर हो और इस उद्देश्य से चीज़ें प्रचारित हों, हमने इस वर्कशॉप का कार्यशाला का प्रारंभ किया है। और इस कार्यशाला में हम प्रतिदिन क्रमशः ये बताने की कोशिश करेंगे
कि किस किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के गणित का विकास होता रहा है, आवश्यक है। मैं ये देखता हूँ कि सतना में भी और अन्य जितने भी प्रदेश हैं, उनमें जितने भी ज़िले हैं, सभी जगह इस प्रकार की गणित का प्रचार होता है, गणित को इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। परंतु जितना भी हमने अभी इस पर काम किया है, उससे अभी और बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा भी करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर भी जितना कार्य हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस बात की। मैं ये भी देखता हूँ कि वैदिक गणित में जितना भी कार्य हुआ है, उसको प्रूव करने के लिए प्राचीन गणित तो चाहिए ही और आधुनिक गणित भी चाहिए। क्योंकि वैदिक गणित में मैं देखता हूँ कि प्रूफ करने के लिए कोई बात ज़्यादातर नहीं कही है, बस उन्होंने ट्रिक्स बता दिया है, परंतु उन्होंने ये बात नहीं कही कि प्रूफ कैसे होता है। और प्रूफ वैसे ही होता है जैसे कि आप लोग आधुनिक गणित में पढ़ते हैं, आप लोग फार्मूले से ही प्रूफ होता है वो, परंतु ये बताया नहीं जाता कि कैसे प्रूफ होता है। गूगल में भी आजकल बहुत सी ट्रिक्स आ गई हैं, और गूगल में जो ट्रिक्स है, मैंने बहुत जगह देखा, गूगल में जो जितनी ट्रिक्स हैं वो लगभग सभी वैदिक गणित से ली गई हैं, परंतु गूगल वाला कभी नहीं बताता कि हमने वैदिक गणित से लिया है, सब उसी प्रकार से करते हैं और गूगल गणित में उसको प्रूफ भी नहीं बताया जाता है। हम यहाँ पर अपनी कार्यशाला में ये बताने की कोशिश करेंगे कि वैदिक गणित में जो बातें कही गई हैं उसका प्रूफ क्या है और कैसे कैसे वो ट्रिक्स निकलती हैं, ट्रिक्स निकले और फिर उसका प्रूफ क्या है, ये बताने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ उस वैदिक गणित में जितनी बातें प्राचीन गणित में कही गई हैं, उन बातों के साथ हम उसको व्यापक बनाने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि जो प्राचीन गणित है वो बहुत व्यापक है, उसमें हम उनको व्यापक बनाने की भी कोशिश करेंगे। इस प्रकार से अपने देश की जो हेरिटेज है, अपने देश की जो ख्याति है, उसको हम प्राचीन गणित के आधार पर और वैदिक गणित को साथ में लेते हुए व्यापक बनाने की कोशिश करेंगे और उसको प्रूफ देने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार से आपके समक्ष हो रही है, वो उसका क्या महत्व है अपने आप। तो ये जो अपनी कार्यशाला है उसके मैंने छोटा सा